नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का वीडियो आपके 3 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे 3 एग्ज़ाम के लिए? देखिए, आपका जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता है उसके लिए है, आपका जो वर्ग 2 के लिए और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों एग्ज़ाम का जो सिलेबस है का पैटर्न है वो एकदम सेम है। तो यह वीडियो जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर को मतलब पहला चैप्टर जो आपका है, जितने भी और चैप्टर आएंगे सभी को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत दिनों के बाद आपके सामने हम वीडियो लेकर आए हैं। अब रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आप घबराइए मत, सभी चीज़ को आपको क्लियर किया जाएगा, एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप मज़ा बस लीजिए वीडियो का। देखिए, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम किन किन सिस्टमों का प्रयोग करते हैं ये देख लेते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम निम्न सिस्टम का प्रयोग करते हैं। एक है आपका डेसिमल सिस्टम, जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। एक है आपका बाइनरी सिस्टम, जिसे हम द्विआधारी सिस्टम कहते हैं, पद्धति कहते हैं। एक आपका है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और एक आपका है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो किस पर रहेगा? डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति पर रहेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए, डेसिमल सिस्टम की हम बात करते हैं। जो आपका डेसिमल सिस्टम है उसमें कितने डिजिट होते हैं? वो उसमें 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। हमने क्या बताया आपको? जो आपका डेसिमल सिस्टम है उसमें 10 अंक होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये सभी अंक होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें हम 0 से 9 तक के अंक होते हैं। कहाँ से? 0 से लेकर आपका 9 अंक होता है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हो गया? 9 तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंकी मान, या फिर जिसे हम जाति मान भी कहते हैं, कुछ भी बोलिए। इसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले किसी संख्या में किसी अंक का जो फेस वैल्यू होता है स्वयं वही अंक होता है, चाहे वो अंक जो है किसी स्थान पर क्यों ना हो, अर्थात जो अंक जितना होगा उतना ही उसका फेस वैल्यू होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने है 45, 6, 7 ये है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो जो अंक जितना रहेगा उतना उसका फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो 5 का फेस वैल्यू आपका 5 ही होगा, ठीक है। फेस वैल्यू अगर आपसे 6 पूछा जा रहा है तो फेस वैल्यू 6 होगा। अगर आपसे फेस वैल्यू 4 पूछा जाएगा तो फेस वैल्यू आपका 4 ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम फेस वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं आपका स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे ये देख लीजिए। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान का मतलब कौन सा डिजिट किस स्थान पर है। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा डिजिट जो है, मतलब अंक जो है किस स्थान पर है, ये हमें बताना रहता है। तो एग्जाम्पल के ले लेते हैं। आपका है 6, 7, 8, 3, 6783 है। इसमें पूछा जाएगा अगर आपसे 6 का जो स्थानीय मान है यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा? 6 को लिख लेंगे आप। उसके बाद 6 के बाद जितनी बाकी बची हुई जो अंक है उसमें हम शून्य लगा लेंगे। तो कितने अंक बचे हैं? 6 के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो लगा लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 7 के बाद कितने अंक बचे हैं? 2 अंक, तो 2 जीरो हो जाएगा। उसके बाद 8 का पूछा जाएगा, तो 8 के बाद कितने अंक बचे हैं? केवल 1 अंक है, तो 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका यूनिट डिजिट होता है यानी कि इकाई अंक होता है, उसका जो फेस वैल्यू होता है और आपका प्लेस वैल्यू होता है, उसका जो मान है वो हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? देखिए, अगर 3 का हम फेस वैल्यू की बात करें तो स्वयं वही संख्या होगा, यानी कि 3 ही होगा।
ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 3 के बाद कोई और संख्या नहीं है तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इकाई अंक का जो फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहता है भाई, बराबर रहता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्या। बहुत सारी संख्याओं के मिश्रण से जो नई संख्या बनती है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से जो नई संख्या का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भाग में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या, दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी आपके माइनस अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक जितने भी संख्या होंगे वे आपके क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है। इसे हम समझते हैं वे संख्या जो वास्तव में है और जिनका उपयोग हम वास्तविक दुनिया में करते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम आपका रियल नंबर या फिर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इन सभी को हम धीरे धीरे से अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे। वे संख्या जो वास्तव में नहीं है और जिनका उपयोग हम वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकते, उन संख्याओं को केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर यानी कि आई, इसे हम क्या कहते हैं, आई को यहाँ पास आयोटा कहते हैं। आई स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है। अगर हम इसका पूर्ण वर्ग करते हैं तो इसका मान क्या आता है, आई इज इक्वल टू -1 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है। इतना ही आपका क्या है, काल्पनिक संख्या में है। चलिए अब हम बात करेंगे हम किस तरह से वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, देखते हैं आगे। देखिए वास्तविक संख्या को दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है हमारा दशमलव संख्या, दूसरा है हमारा पूर्णांक, यानी कि एक आपका डेसिमल नंबर है, दूसरा हमारा है इंटीजर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव संख्या। ठीक है। देखिए यहाँ पर है 0.5। ठीक है। उसी प्रकार से 0.33 जो है कई बार रिपीट है। उसी प्रकार से आपका जो संख्या है यहाँ पर संख्या रिपीटेड है। इसके बाद देखिए संख्या लिखा है 1 3 5 7 8 3 2 5 ऐसा, यानी कि इसमें जो है संख्या जो है रिपीटिंग नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दशमलव संख्या किसे कहते हैं। दशमलव संख्या को हम कितने तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए दशमलव संख्या को हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक आपका होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो आपका 0.5 है ये कैसे रिपीटिंग होगा। ठीक है। तो देखिए 0.5 है, 0.5 के बाद जो आपका शून्य है वो बार बार रिपीटेड है। ठीक है। उसी तरह से आपका 0.3 है, उसके ऊपर 0.333 जो है ये क्या है, बार बार रिपीटिंग है। अगर हम रिपीटिंग को शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 के ऊपर ऐसा बार लिख सकते हैं। जो डेसिमल रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा, अर्थात जो डेसिमल रिपीटिंग होगा वो समाप्त भी होगा। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। वे आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अगर हम 5 को 5/10 लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। p/q के रूप में लिख लिए हैं। उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पास बार लगा है, बार को हटाएंगे, मतलब ठीक है बताएंगे आपको धीरे धीरे कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3/9 हर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको हमने p/q के रूप में लिख लिया। एक बार और देख लीजिए, जो डेसिमल रिपीटिंग होंगे टर्मिनेटिंग होंगे उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। ये समझ आया आप लोग को। चलिए अब इसी तरह से हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर की। जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वे आपके क्या कहलाएंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाएंगे। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए
इसमें जो है संख्या जो है पुनरावृत्ति हो रही थी, यानी कि वही संख्या जो है बार बार आ रहा था, लेकिन इसमें जो है संख्या बार बार नहीं, अलग अलग संख्या जो है क्रम में बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो जाएंगे, इसमें संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमने क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहलाते हैं, आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे जो आपका पाई है, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। जो आपका √3 है, √2 है, ये आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके परिमेय संख्या और एक हो गए आपके अपरिमेय संख्या। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स की। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसे हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, दूसरा आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा हम इसको कंसीडर करेंगे आपका 0। ठीक है, 0 कंसीडर करेंगे। अब देखिए जो आपका 0 है, ध्यान दीजिएगा, 0 जो है ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है न ही आपका नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर 0 क्या है, 0 आपका न्यूट्रल इंटीजर है। क्या है भाई, 0 जो है आपका न्यूट्रल इंटीजर है। इसे हम सम पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इवन इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन इंटीजर भी इसे 0 को कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि हम किस कारण से हम 0 को इवन इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, ये किसका समुच्चय होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय होता है। कौन, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। अगर हम क्या करते हैं, जो आपका प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 आपका 5 इसी तरह से है। ठीक है, इसमें हम 0 को और मिला देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो किसका समूह बन जाता है, ये पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर, पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम 2 और तरीके से विभाजित कर सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक आपका होता है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, दूसरा होता है आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, आपका इवन नंबर। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या किसे कहेंगे, यानी कि ऑड नंबर। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है या फिर नहीं करती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए सिद्ध करते हैं कि कैसे। हमने बताया था कि आपको 0 एक क्या है, आपका इवन इंटीजर है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि 0 एक इवन इंटीजर है, यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हमें नियम देखिए, इसको प्रूव करने के लिए आपके पास नियम है। इवन प्लस इवन करने पर इवन होना चाहिए, ऑड प्लस ऑड होने पर इवन आंसर आना चाहिए, इवन प्लस ऑड करने पर आपका वैल्यू जो है ऑड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पास 0 जो है उसको हम ऑड करते, ऑड मान के चलते हैं, ऑड यानी कि विषम मान के चलते हैं, विषम। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू आता है कि नहीं आता है। देखिए अगर हम 2 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पास इवन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पास 0 को हमने क्या कंसीडर किया है, ऑड, लेकिन यहाँ पास ऑड नहीं, इवन नहीं आ रहा है। ऑड प्लस ऑड करने पर इवन आना चाहिए, तो ऑड हमने 0 को माना है, 0 पर जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास इवन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पास ऑड आ रहा है। इवन 4 में हम ऑड 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास ऑड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पास इवन आ रहा है। तो देखा आपने, जब हमने 0 को ऑड माना यानी कि विषम माना तो हमारा जो प्रॉपर्टी है पूरी तरह से गलत हो जाता है। चलिए अब हम इसको क्या मान के चलते हैं, 0 को जब हम इवन मान के चलते हैं तो देखते हैं, प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 0 प्लस 4 यहाँ पास इवन आ रहा है, बिल्कुल सही। 3 में 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑड में ऑड को माइनस कर दीजिए यहाँ पास, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0, यानी कि आपका इवन आ गया। इवन प्लस ऑड, तो इवन आपका 0 है, ऑड आपका 3 है, क्या आना चाहिए यहाँ पास, ऑड आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पास सही ऑड आ रहा है। जब हमने 0 को इवन माना तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो सभी क्या हो रही, सही हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक आपका सम पूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है आपका अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, दूसरा है आपका
कंपोजिट नंबर जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और तीसरा है आपका 1। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर की बात करेंगे। जिस संख्या के केवल व केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल व केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। पहला तो आपका 1 होगा, दूसरा वो स्वयं संख्या होगी, वे आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो आपका 1 होगा, दूसरा वो स्वयं संख्या होगा, ये आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक होगा 1, दूसरा होगा स्वयं यानी कि 2 होगा। उसी तरह से 5 की बात करते हैं, 5 का 1 होगा, दूसरा स्वयं यानी कि 5 होगा। ध्यान रखेंगे 2 जो है वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 जो है सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, इस पॉइंट का भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1 से, अगर हम बात करें 1 से 50 में प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो प्राइम नंबर की संख्या 15 होती है। तो 50 से 100 में कितनी होती है प्राइम नंबर की संख्या जो है वो होती है 10। अगर बात करते हैं 1 से लेकर 100 में प्राइम नंबर की संख्या की, तो कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे इनको तो 25। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए इसी तरह से अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्या। बात करेंगे अब हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ले लीजिए एग्जांपल 6 का, 6 में 6 जो है 1 से कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा, 6 जो है आपका 3 से कट जाएगा, 6 जो है आपका स्वयं यानी कि 6 से भी कट जाएगा। इस तरह से जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे आपके भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हो गया आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात हमने कर ली। अब क्या बचा आपका 1। ठीक है, 1 के कितने फैक्टर है, केवल 1 के 1 फैक्टर है। ठीक है, अगर 1 से मतलब 2 फैक्टर रहता 1 का, तो हम उसको क्या मान लेते, उसे हम अभाज्य संख्या कहते। 2 से ज़्यादा फैक्टर होता तो उसे हम क्या कहते, कंपोजिट नंबर कहते। लेकिन केवल 1 के केवल व केवल 1 ही फैक्टर है। ठीक है, तो 1 जो है ना ही आपका अभाज्य संख्या है और ना ही आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम आपेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी कोई भी 2 संख्या, चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर प्राइम नंबर ना हो, अगर उनका HCF 1 हो तो आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 व 3, 9 व 25। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। कोई भी तो प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या कहलाता है। प्राइम नंबर यानी कि आपका 2, 3 ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर है। उसी तरह से 5 व 7 जो है आपका प्राइम नंबर है। ये एग्जाम्पल किनका है, को प्राइम नंबर का है। ठीक है, चलिए इसी तरह से बात करते हैं आपका ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ऐसी प्राइम नंबर जिनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो केवल व केवल कितना होता है, 2 होता है, वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि आपका 5 व 7 ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। बात करेंगे 11 और 13, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, बीच का डिफरेंस जो है केवल व केवल 2 है। ठीक है, 17 और 19 ये भी किसके उदाहरण हैं, ये आपके प्राइम नंबर के हैं। पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का फैक्टर निकाल लो और उस संख्या को छोड़कर बाकी बची हुई संख्या को जोड़ने पर वही संख्या आए तो वह परफेक्ट संख्या होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने 6 का फैक्टर निकाला, 6 का फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, आपका 3 होता है और आपका स्वयं 6 होता है। तो 6 का है तो 6 को संख्या को निकाल लेंगे, बाकी बची हुई संख्या को आपस में जोड़ लीजिए। 1 2 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 जो है आपका परफेक्ट नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके सामने 28 है, 28 का फैक्टर क्या है, पहला आपका 1 है, दूसरा आपका 2 है, तीसरा आपका हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा आपका 7, पाँचवा हो जाएगा आपका 14 और छठवा हो जाएगा स्वयं संख्या यानी कि 28 हो जाएगा। तो 28 की हम यहाँ पर फैक्टर निकाले हैं, तो 28 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। क्या का बचा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो 28 जो है भैया आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। नंबर के क्लासिफिकेशन में बस इतना ही था। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।
तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।